कैसे हैं प्यारे बच्चों? ठीक ठाक हैं? कितना परसेंट तैयारी हो गया? मॉडर्न फिजिक्स के बारे में बोलना है। चलिए, बहुत गदगद है। तो हम लोग संडे को टेस्ट दे रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स की तैयारी आपकी कंप्लीट करनी है और तब उसके बाद हमारे पास टर्म आएगा ऑप्टिक्स के बारे में, तब करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो हमें संडे तक में टेस्ट देने के जस्ट बिफोर तक में ये चैप्टर बहुत हैवी नहीं है, बहुत सामान्य चैप्टर है, उसको हमें तैयार करना चाहिए, जिसमें से मुख्य बहुत खास क्वेश्चन है जो बार बार क्वेश्चन आते रहता है। तो उसको हम लोग तैयार करें सिंसियर होके। चूँकि आपको मैंने पहले भी बोला था और अभी बोलता हूँ, बिना टारगेट फिक्स किए कोई उपाय नहीं है। टारगेट फिक्स करेंगे कितना दिन में इतना काम करना है तो कभी काम आपका ख़त्म होगा, और यदि बिना टारगेट का आप काम करने भिड़ते रहेंगे तो आपका कभी पूरा ही नहीं होगा। ये बात आप लोग समझ रहे होंगे या समझ जाएंगे। ये जो मेरा प्रेशर बन रहा है आप बच्चों को ऊपर कि इतने दिन में इतना टॉपिक का टेस्ट देना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज तक जितने भी मैं टॉपर बच्चों को लाया हूँ इसी माध्यम के द्वारा उसको टॉपर करवाया हूँ क्लास में। तो ये प्रेशर झेल लेंगे तो ज़रूर आप टॉपर ग्रुप में खड़े रहेंगे। नहीं झेल पाएंगे तो आप कितनों नाक रगड़ के थक जाएंगे, टॉपर ग्रुप में आने की संभावना ख़त्म हो जाएगी। ये बात ध्रुव सत्य है। ये एक दिन की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सदियों से, मैं जब से अपनी लाइफ में लगभग 20 वर्ष तो हो गया काम किया है, तो यही मेरा टारगेट होता है। लास्ट मोमेंट में मैं अपने सब्जेक्ट में बच्चों को प्रेशर मार के याद करवाऊंगा। अदरवाइज फिजिक्स के प्रति लोग सोचते रह जाते हैं और फिजिक्स की तैयारी कंप्लीट करते करते लास्ट में एग्ज़ाम आ जाता है, चलो या जे होले ठीक है, ये फीलिंग्स बना के एग्ज़ाम दे देता है। तो यदि आप अच्छे तैयारी की चाहत रखते हैं तो जितना मैं टाइम देता हूँ और जो टाइम में काम देता हूँ उस काम को ख़त्म करना है। बहुत ही आसान बना के मैं देना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग सप्ताह के 3 दिन को मज़े में बिता देते हैं, लास्ट 3 दिन में चाहते हैं मैं वर्क को कंप्लीट करूँ। नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। नॉट पॉसिबल बोलना अच्छी बात नहीं है, इम्पॉसिबल बोलना अति उत्तम होगा कि आप कर ही नहीं पाएंगे। जैसे एक एग्ज़ाम ख़त्म किए दूसरा एग्ज़ाम का तैयारी उसी 3 से शुरू करेंगे, तभी आप सप्ताह के लास्ट में फिर अगले ग्रुप का टेस्ट देने के लिए एबल हो पाएंगे। अदरवाइज थक के चुके हैं, कोशिश करवा के बच्चे वो नहीं कर पाते हैं। 2 दिन वो बिता दिया किसी कारणवश सप्ताह का, और बाकी 4 दिन या 3 दिन में करना चाहेगा तो नहीं कर पाता है। इसलिए कोशिश कीजिएगा। मैं हिंट्स दे के थक रहा हूँ, जो करने वाला करके दिखा चुका, बहुत क्वेश्चन का जवाब दे भी चुका। और कुछ लोग अभी इसी आशा में है सर हम भेजते हो तो करबो, आंसर भेजते हो तो करबो, और कुछ लोग करके आधा करके तैयार कर दिया। तो चलिए, इस बात की सोच होनी चाहिए, अपना एक थॉट होनी चाहिए। मेरा काम ओनली मोटिवेट करना है, करना आप ही को होगा, परीक्षा आप ही को देना होगा, रिजल्ट भी आप ही को मिलेगा। नाम मेरा भी होता है यदि आपका रिजल्ट अच्छा होता है तो, इसीलिए ये प्रयास कर भी रहे हैं। यदि नाम नहीं होने का चांस रहता तो टका तो लिए लिए हैं, ये प्रयास नहीं करते। क्योंकि आपके अच्छा रिजल्ट से मेरा नाम होगा, इसीलिए प्रयास कर भी रहे हैं। आप मानेंगे तो आपके साथ मेरा भी नाम अच्छा होगा, नहीं मानेंगे तो आपके साथ मेरा भी नाम खराब होगा। तो आप अकेला नहीं है, आपको ये समझना होगा। आप अकेला नहीं है, आपके मम्मी पापा का नाम भी है, आपके दादा दादी का भी नाम है, आपके नाना नानी का नाम है, आपके टीचर का नाम है, आपके रिश्तेदार का नाम है। आप अकेला नहीं हैं। आपके गड़बड़ होने से इतने लोग प्रभावित होते हैं, आपके अच्छा होने से इतने लोग अच्छा बनते हैं। तो यदि आप अकेला सोचते हैं तो ये आपका भ्रम है। तो चलिए, हम लोग अब टॉपिक में कुछ नया टॉपिक को लेकर चलते हैं, और हमारे पास डिस्कशन के लिए कुछ खास पॉइंट हैं जो आपके सजेशन में ये सब क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप में है, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। पिछले क्लास में मैंने आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन मानते हुए इस चीज़ पर डिस्कस किया था। चैप्टर नंबर 15 में उसका क्वेश्चन का नाम था कम्युनिकेशन सिस्टम का संक्षिप्त वर्णन करें।
जिसमें बोला था मैंने, उसको 4 भागों में बांटा गया है ना। उस चारों भाग का वर्णन चर लाइन पर्पस लाइन कर देना है आपको, एक लॉन्ग क्वेश्चन वो बन जाता है। अब उसी लॉन्ग क्वेश्चन के करने के क्रम में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाएगा। व्हाट इज ट्रांसमिशन, ट्रांसमीटर, व्हाट इज मॉड्यूलेशन, व्हाट इज डीमॉड्यूलेशन, वर्क ऑफ रिसीवर, वर्क ऑफ ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल, उसी में 2 नंबरिया निकल के आ रहा है। उसी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल के आ रहा है। ट्रांसड्यूसर किस काम के लिए आता है, किस एनर्जी को किस एनर्जी में बदलता है, 4 ऑप्शन दे देगा, एक में टिक मारना है। माइक्रोफोन किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फोटो डिटेक्टर किस एनर्जी को किस एनर्जी में बदलता है। रिसीवर में कौन सा प्रक्रिया होता है, ट्रांसमीटर में कौन सा प्रक्रिया होता है। ऑब्जेक्टिव का भंडार है। उतना तैयार करने से शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव तीनों तैयार होता है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने सुना था पिछले क्लास में, कि पिछले क्लास में सुने हैं, तो आप उम्मीद है कि तैयार कर लिए होंगे। जो नहीं किए हैं तो उससे ज़्यादा बेवकूफ़ संसार में कोई नहीं होगा। जो कर लिए हैं वो बुद्धिमान की गिनती में आने का कोशिश करेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन आता है जिस पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि हमारे पास एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चन में है भी, आप ध्यान देंगे गौर से। सिग्नल क्या है, सिग्नल के टाइप क्या है। व्हाट इज सिग्नल, टाइप ऑफ सिग्नल, है ना। तो सिग्नल को सिद्ध हिंदी में कहते हैं संकेत। संकेत क्या है, तो मैंने आपको बोला था कि ऑडियो को और वीडियो को इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। तो जिस वेव को हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं उसको इलेक्ट्रिक रूप में कन्वर्ट करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं संकेत, सिग्नल। क्या कहते हैं, संकेत और सिग्नल करते हैं। अब उसको 2 प्रकार के बोलते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के सिग्नल जो आपके पास होते हैं। वो सिग्नल 2 टाइप के होंगे। 2 टाइप के होंगे आपका। 2 टाइप में से एक टाइप में कहा गया है एनालॉग। क्या बोला गया है, एनालॉग बोला गया है। और हिंदी में क्या कहते हैं उसको, अनुरूप संकेत। एनालॉग सिग्नल अनुरूप, अनुरूप संकेत शुद्ध हिंदी में बोलते हैं इसको। सर इसमें समझने लायक 2 पॉइंट है। ये जो ऑडियो और वीडियो, जैसे रेडियो और टेलीविज़न को आप देखते हैं, इसमें जो सिग्नल होता है वह कहलाता है एनालॉग सिग्नल। सबसे पहला बात इसमें माइंड में सेट कर लीजिए। ऑडियो मतलब जो रेडियो बजता है आपके घर में, या ट्रांजिस्टर जो बजता है, रेडियो आप बोल सकते हैं आप उसको। रेडियो, टीवी जो बोलते हैं, ये जो वर्क करता है वो जिस सिग्नल को कैच करता है वो सिग्नल कौन है, एनालॉग सिग्नल। इसका शेप साइन वेव के जैसा होता है। कैसा होता है ये, साइन वेव के जैसा होता है। ये साइन वेव के रूप में होता है। ये 2 बात हो गया इसमें ही बोलने लायक। फिर एक बात और इसमें बोल सकते हैं, इसका ग्राफ दिखा देंगे आप। इस तरह का वेव होता है इसमें, ये दिखा दीजिए। एनालॉग सिग्नल का ये कंसेप्ट हुआ इसमें। इसमें कंटिन्यू वेव होता है, डिसकंटिन्यू नहीं होता है। दूसरा बात इसमें बोलने लायक है आपको, डिजिटल सिग्नल। क्या बोलते हैं उसको, डिजिटल सिग्नल बोलते हैं इसको हम लोग। डिजिटल सिग्नल, अंकीय संकेत इसको बोलते हैं। पिछले क्लास में आपने लॉजिक गेट पढ़ा था, जिसमें आपने देखा था कि 2 ही डिजिट का यूज होता है। सर ये वही है सिग्नल, डिजिटल सिग्नल वही है जिसमें हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल वैल्यू रखता है, बीच के पोटेंशियल का कोई वैल्यू नहीं होता है। उसी का यूज जिस वेब के ट्रांसमिशन में होता है उसको हम लोग कहते हैं डिजिटल सिग्नल। जिसमें से कि जो कंप्यूटर, जो इंटरनेट का काम होता है, वो जो होता है वो डिजिटल सिग्नल पर होता है। किस पर होता है, इसका जो ये 2 डिजिट पर काम करता है। 2 डिजिट इसीलिए बोला गया था, मैं आपको सिखाया था 0 and 1 0 and 1।
तो जीरो को उसमें बोले थे लो पोटेंशियल, याद करो। लो पोटेंशियल को जीरो बोलते थे और हाई पोटेंशियल को 1 से डिनोट किया गया था, हाई पोटेंशियल को 1 से, याद है। इसके जो ग्राफ को दिखाया गया था जीरो और हाई लो, तो इसमें इस तरह से ग्राफ बनता है आपका, जीरो को लो कहेंगे, लो हाई जीरो, ऐसे होगा, ऐसे एकदम वर्टिकली लाइन होगा, कर्व लाइन नहीं कहें। मतलब ये पॉइंट बता रहा हाई पोटेंशियल को 1 को, और ये पॉइंट बता रहा है किसको, जीरो को। फिर ऐसा नहीं कि इससे बड़ा छोटा लाइन भी नहीं दिखाना है, 1 यदि इस पॉइंट को दिखा रहे हैं तो सब जगह यही पॉइंट बराबर बराबर में दिखाएंगे। इस तरह से हमारा ये जो वेव होता है, सिग्नल होता है, इस तरह से प्रोपेगेट करता है, उसको बोला गया है डिजिटल सिग्नल। सिग्नल में इतना बात जानना है, इतना बात आता है 2 नंबर में लिखने के लिए, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत सारा बात लिखा गया। सिग्नल क्या है, 2 लाइन उसके बारे में लिखना है, 1 लाइन, उसके बाद 2 टाइप का लिख देना है, दोनों का ग्राफ दिखा देना है, दोनों के बारे में कहाँ कहाँ यूज होता है वो बता देना है, बस इतना कर देंगे, 2 मार्क्स सफिशियंट है, राइट। सेट रामन में, यस सर। तो दोनों सिग्नल का यूज अलग अलग जगह हुआ, ये माइंड में चला गया, यस सर। अब हमारे पास टर्म आएगा, यहाँ पर देखेंगे गौर से, नोट्स में पूरा वर्णन के साथ लिखा हुआ है, आप जितना ज़्यादा याद रख सकते हैं याद रखिएगा। हालांकि नोट्स में आपको एक क्वेश्चन नहीं दिए हैं याद करने के लिए, लेकिन एक वर्ड है, अब आगे वो ख़त्म हो गया, उसको भूल गए हम आगे बढ़ चुके। अब जो आगे बोलने वाले हैं वो नहीं दिए हैं एग्ज़ाम के लिए, आप लोग एडवांस में समझ लीजिए कि इसको नहीं दिए हैं, ठीक है। हाँ, अब एक टर्म बोलने वाले हैं, हो सकता है कि जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है एकदम छोटा छोटा बात पूछने के लिए ये तैयार है बोर्ड ऑफिस आपका, तो यदि पूछ देता है तो एक वर्ड पूछा जा सकता है यहाँ पर कम्युनिकेशन सिस्टम में, प्रवर्धन हिंदी वर्ड है और इंग्लिश वर्ड है एम्प्लीफिकेशन क्या है, और ये एम्प्लीफिकेशन क्या है उसी के से बना है एक वर्ड एम्प्लीफायर। क्या बना है, एम्प्लीफायर। सुना आपने गौर से, तो चलिए उस वर्ड पर हम लोग बुद्धि लगाएंगे कि वो एम्प्लीफिकेशन क्या है, एम्प्लीफायर क्या है। हालांकि यदि छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है तो ये सब का नंबर आ सकता है। एक तो पढ़े थे पिछले दिन रेक्टिफायर पढ़े थे, वो क्या था, एसी को डीसी में बदलने के लिए, और ये प्रोसेस को कहते हैं रेक्टिफिकेशन, और उसको करने वाले डिवाइस का नाम हुआ रेक्टिफायर, जिसमें क्या यूज होता था, डायोड ने। और रेक्टिफायर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाँ यही होता है। पूछेंगे रेक्टिफायर याद आएगा ट्रांजिस्टर, पूछेंगे ट्रांजिस्टर याद आएगा एम्पलीफायर। चलिए ठीक है, ठीक है ना। एम्पलीफायर शुद्ध हिंदी में इसको कहते हैं प्रवर्धक, प्रवर्धक क्रिया का नाम प्रवर्धन है, वो एम्प्लीफिकेशन तब प्रवर्धन, एम्पलीफायर प्रवर्धक, राइट, यस सर। तो ये क्या चीज़ है सर, आपको जैसा शॉर्ट में समझाते हैं, गौर से सुनिएगा। जब कहा कि कहीं से भी इलेक्ट्रिक सिग्नल को ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट किया जाता है तो रास्ते में चलते चलते उसका एनर्जी घटता है, उसका पावर कम होता है, उसका स्ट्रेंथ कम होता है, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ता है, उसके स्ट्रेंथ को रीअरेंज करना पड़ता है। उसको करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसको कहते हैं एम्पलीफायर, और इस प्रक्रिया को कहते हैं एम्प्लीफिकेशन, प्रवर्धन। तो यहाँ पर देखा गया, आपको उदाहरण देते हैं, गौर से कहाँ दिखाई पड़ेगा ये चीज़ें, आपको दिखाई पड़ेगा अपने समाज मोहल्ले में। डिश का जो वायर क्रॉस करता है, डिश गुजरता है, तार सब पोल सब में दे देते हैं, और देखते होंगे पोल में छोटा छोटा बक्सा लटका हुआ रहता है, उसी डिश के तार में छोटा छोटा बॉक्स बना हुआ लटकता रहता है, सर वही है एम्पलीफायर। सनडिश कंपाउंड भागलपुर में जो है वहीं पर है डिश टीवी का मेन सेंटर, और वहाँ से वो रिले करता है
और वो शहर के हर गली में तार पहुंच गया वहीं से जुड़ते हुए। तो वो जो वायर के द्वारा, उसमें कौन वायर होता है जी? लाइन कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, वायर के द्वारा जो होता है टेलीफोन, डिश तार, ये जो सीसीटीवी कैमरा, ये कहलाता है लाइन केबल। लाइन कनेक्शन को कहते हैं, लाइन प्रोपगेशन कहते हैं इसको। तो लाइन प्रोपगेशन में ऑप्टिकल फाइबर यूज होता है। क्या होता है? ऑप्टिक्स में आपको बताया गया था ऑप्टिकल फाइबर का यूज कम्युनिकेशन सिस्टम में। वो कम्युनिकेशन सिस्टम आज आ गया आपके सामने। यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर का ये वायर यूज होता है, जिसमें टेलीफोन काम करता है, डिश केबल काम, डिश काम करता है, और आपका सीसीटीवी कैमरा काम करता है। तो उसमें जहाँ से रिले किया जाता है तो रास्ते में चलते चलते उसका जो है एनर्जी डिक्रीज करता है। सिग्नल का एनर्जी क्या होता है? डिक्रीज करता है। वह एम्पलीफायर पुनः उसको एनर्जी को इंक्रीज करके वहाँ से आगे भेजता है। यदि वो एनर्जी उसका घटते हुए, और यदि घर में रास्ते में एम्पलीफायर ना लगाया जाए तो आपके घर में जो टीवी चलेगा वो टीवी में क्लियर फिगर नहीं आएगा, साउंड क्लियर नहीं आएगा। उसी को एम्पलीफायर द्वारा उसका एनर्जी को बढ़ाकर आगे ट्रांसमिट किया जाता है। यह हुआ कम्युनिकेशन सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट टर्म जिसका यूज हम लोगों को किया जाता है। तो एम्पलीफायर क्या है, तो इसके बारे में इतना सारा बात नोट्स में लिखा हुआ है। उसका समरी के रूप में मैंने आपको दिया कि माइंड में चला गया हो, अच्छा ये बातें हैं, ये चीज़ें हैं। यदि नहीं भी रटते हैं तो ज़रूर 4 लाइन कुछ ना कुछ बना के लिख सकते हैं। कब? जब क्लास में आप बैठे हैं और सुनते होंगे दूसरा चीज़। कुछ कुछ बातें हैं जो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मॉड्यूलेशन तो आप लोग समझ गए थे। मॉड्यूलेशन पे व्याख्या हो गया था। मॉड्यूलेशन क्या है, राइट? सर ये बात बताए थे मॉड्यूलेशन क्या है। मॉड्यूलेशन सुन लिए थे आप? तो मॉड्यूलेशन में आप लोग को एक बार फिर से रिपीट कर दूं मैं शॉर्टकट में, क्योंकि क्वेश्चन होगा सो आपके सजेशन में है। और यही सब टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा, स्टेट छोटा छोटा स्टेट क्वेश्चन पूछेगा ज़्यादा। तो मॉड्यूलेशन क्या है, डी मॉड्यूलेशन क्या है, दोनों सब सुना हुआ है। तो उसमें आपको फिर से सुनना है एक बार। लो फ्रीक्वेंसी वाला ऑडियो या वीडियो सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस तक कवर कराने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी वाले रेडियो वेव या उसको कहेंगे कैरियर वेव के साथ अध्यारोपित कराने के प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन कहा जाता है। तो इसको समझाने के लिए आपको सिखाते थे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ने के जस्ट पहले। तो वो मिलकर एक नया वेव बनाता है। तो कभी इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है, कभी इंटेंसिटी, तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी होने की फेनोमेना को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। वो तभी संभव है जब अध्यारोपण होगा, सुपर इम्पोजिशन होगा तब। तो यही है मॉड्यूलेशन। सर ये मॉड्यूलेशन कराने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये पूछ दे तो, लेकिन पूछना नहीं चाहिए क्योंकि ये रीजनिंग क्वेश्चन हो गया। और आज के समय में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है परिभाषा, क्यों और कैसे, ये क्वेश्चन हटा दिया है पिछले सेशन से। फिर आ जाए अलग मुद्दा है। ये सरकार नहीं कहा कि आपको नहीं पूछेंगे, ये कोई आपको कहा नहीं है। पिछले साल लॉकडाउन के कारण इजी हुआ करने के लिए डायरेक्ट डिफिनेशन वाला क्वेश्चन पूछा था। अब उसी को हम लोग सजेशन मान लें तो हो सकता है खतरा बढ़ जाए। इसीलिए फिर भी मैंने क्वेश्चन ऐसा आपको सजेशन में रखा है कि यदि बोर्ड थोड़ा सा भी टाइट रुख अपना ले तो मेरा सजेशन वहाँ काम कर जाएगा। डायरेक्ट डिफिनेशन तो सब ये है, सब रटिए। तो मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्वेश्चन यही है। तो एक जवाब आपको मिल चुका साथ ही साथ कि लो फ्रीक्वेंसी होने के कारण लॉन्ग डिस्टेंस कवर नहीं कर सकता है, इसलिए उसको हाई फ्रीक्वेंसी वाले रेडियो वेव के साथ ओवरलैप करा के भेजा जाता है, राइट। अब दूसरी बातें उसी में है लो फ्रीक्वेंसी वाले वेव को लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजने के लिए वेरी हाई एंटीना चाहिए। क्या चाहिए? बहुत ऊंचा एंटीना चाहिए। और ऊंचा एंटीना बनाना हमारे व्यवहारिक जीवन में संभव
सपोज करिए जो साउंड वेव है डायरेक्ट हम उसको, जो हम लोग स्पीच उत्पन्न करते हैं उसको डायरेक्ट भेजा जाए, उसके लिए 300 मीटर हाइट तक, 250 से 300 मीटर ऊंचाई तक का टावर बनाना होगा। और इतना ऊंचा टावर बनाना व्यवहारिक जीवन में संभव नहीं है। फिर ठीक है, कोशिश करके बना भी दें तो वो खड़ा रहेगा कितना देर, इसकी कोई गारंटी नहीं है। थोड़ी सी भी आंधी तूफान आएंगे वो गिर जाएंगे। तो ये भी एक कारण बता सकते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी वाले वेब के लिए बहुत अधिक ऊंचे एंटीना का बनाना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है, इसीलिए मॉड्यूलेशन की आवश्यकता पड़ी। राइट, ये आपका जवाब हो गया यदि रीजनिंग क्वेश्चन पूछता है तो। लेकिन चांस नेगेटिव नहीं मानेंगे आप, है ठीक है। इसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, ट्रांसमिटिंग एंटीना एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा यहां पर। ट्रांसमिटिंग एंटीना एंटीना की हाइट कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। अभी जो बोल रहा था मैं कि 300 मीटर 250 मीटर ऊंचा चाहिए टावर, इसी कंसेप्ट पर वो है तुम्हारा हाइट h इक्वल टू λ/4। अब जो हम लोग वेब उत्पन्न करेंगे, जो वेब को भेजना चाहेंगे, साउंड वेब को भेजना चाहेंगे, तो हम सारे बच्चे को लगभग उम्मीद है यदि हम लोग 300 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला है वेव है, इसको यदि भेजना चाहें तो यहाँ से हम लेमडा निकाल सकते हैं कि नहीं। तो लेमडा निकाल लेंगे, और लेमडा यदि मालूम हो जाएगा तो कैसे लेमडा निकालिएगा, सी इक्वल टू न्यू लेमडा, है ना। सी मालूम रहता है, न्यू मालूम है, तो लेमडा यहाँ से निकल सकता है कि नहीं। तो सी बाय क्या हो जाएगा, न्यू। तो न्यू मालूम है कि नहीं है ये, तो यदि ये मान बैठा देंगे तो लेमडा निकलेगा। उसी लेमडा का मान पुट करेंगे तो टावर का ऊंचाई मालूम हो जाता है। तो कहा कि सामान्य लो फ्रीक्वेंसी वाले वेव को भेजना चाहें डायरेक्ट, तो उसके लिए बहुत ऊंचे ऊंचे टावर की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए हम उसे आसानी से नहीं भेज सकते हैं। इसलिए मॉड्यूलेशन करने से फिर हमारा टावर की ऊंचाई का वैल्यू घट जाता है। मॉड्यूलेशन क्या है, उसी पर बहुत सारा लंबा क्वेश्चन है। मॉड्यूलेशन क्या है, मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, मॉड्यूलेशन कितने प्रकार से होंगे, और उसी मॉड्यूलेशन में एक कांस्टेंट टर्म आता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है, जो ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, 2 नंबर भी पूछता है, और ये मेरे अनुसार 1000% इम्पॉर्टेंट रहेगा, जिस पर हम लोग कुछ देर में चर्चा सुनने वाले हैं। टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। सर अभी जो बातें हो रही थी कि लो फ्रीक्वेंसी वाले को रेडियो वेव के साथ ओवरलैप करा के भेजना है, ट्रांसमिट करना है, तो ये ओवरलैप करा के जो करेंगे मॉड्यूलेशन का प्रक्रिया, बोला ये कितने तरह से कर सकते हो सर। देयर आर 3 टाइप्स, ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। मॉड्यूलेशन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। मैंने एक गेस्ट पेपर में देखा था 5 प्रकार लिखा हुआ था, तो ऐसा ढेर ही होता है ना। चलिए ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो 3 टाइप का तो आपको याद हो जाना चाहिए अभी तुरंत। याद होने के लिए गौर से सुन लेना है खाली, बाकी आपके पास नोट्स रख ले, थोड़ा बहुत भी पढ़िएगा तो सब लिख दे सकते हैं। सर आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए ना थोड़ा सा, इधर उधर फिर बेकार गलती से हम गेस्ट पेपर का नाम बोला गया मुझे। बच्चा को खुराक तो दो, बहुत तेज दिमाग है, एकदम एक्सप्लेनेशन शुरू। हाँ आगे बढ़ते हैं। क्या बोले थे, भी पढ़ाई बोलने वाले हैं। और टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, देखते हैं दिमाग कितना कमजोर हो गया है। अब बूढ़ा के लाइन में खड़ा है और आप लोग डिस्टर्ब करते हैं।
आइए यहाँ पर बोल रहे थे, आप लोग एक वेव के बारे में विचार करो जरा सा। जो भी बातें बोलेंगे सब आपको सुना हुआ रहेगा। सर वेव से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म क्या क्या है? टर्म फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी है तो उसके साथ है वेवलेंथ जुड़ल है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग अलग, फ्रीक्वेंसी बदला तो वेवलेंथ डायरेक्टली नेचुरली बदला। एम्पलीट्यूड। और तीसरा वर्ड फेज, सुना हुआ शब्द है, फेज कला, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, एम्पलीट्यूड, आयाम न। आइए प्यार से बात करें हम लोग। इसको समझने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा एग्जांपल है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये जैसे लिखेंगे आपके मन में बहुत सारा बात दौड़ जाएगा। सब हथियार हम दे चुके हैं आपको, लड़ाई करने के लिए सब काफ़ी है, सफिशिएंट है। सर यही हुआ एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। करंट साइन वेव के जैसा है, ये है तुम्हारा एम्पलीट्यूड है, इससे दोस्ती इसका है, राइट। सर ये ओमेगा इससे जुड़ा हुआ है, ओमेगा बराबर 2 पाई एन, याद करो। और ये फाइव होती है तुम्हारा, ये है वेवलेंथ का नो आया, वेवलेंथ का नो आया। यही मुख्य रूप से ये 3 टर्म का चर्चा होता है। तो सर इसका एरो यहाँ क्या चला गया, यहीं आओ ना। सर कहा कि किसी वेव के बारे में चर्चा कर रहे थे, ये 3 वेरिएबल मेरे पास है, तो मॉड्यूलेशन कराना है, एक वेव के साथ दूसरे वेव को ओवरलैप कराना है। तो बोला इन 3 में से किसी एक को कांस्टेंट, 2 को कांस्टेंट करो, एक को वेरिएबल रखो। सुना आपने कुछ? 2 को कांस्टेंट रख के एक को वेरिएबल रखना है, और वेरिएबल रख के उसको ओवरलैप कराना है, तो उस मॉड्यूलेशन का नाम वही पड़ जाता है। जैसे एम्पलीट्यूड और फेज को कांस्टेंट रखते हैं और फ्रीक्वेंसी वेरिएबल रखकर वेव को ओवरलैप कराते हैं, तो उसका नाम हो जाता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। क्या नाम हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन नाम हो जाएगा। इसी को शॉर्ट में कहते हैं एफएम, याद कीजिएगा। राइट, यस सर। जो एफएम बजाते हैं हम लोग, चाहे जना बजाते हैं, वो सब नहीं जानते हम। तो वही हुआ, उसमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वाला वेव आपके पास आता है। कैसा वेव आता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वाला वेव आपके पास पहुंचता है। बस एक गप हो गया। दूसरा बात होगी आपका, अब अपने से बना लोगे, इसमें कहीं वो दिक्कत नहीं। फ्रीक्वेंसी को, फेज को कांस्टेंट रखते हुए, एम्पलीट्यूड को वेरिएबल करते हुए जब मॉड्यूलेशन का क्रिया करा जाता है, तो उस मॉड्यूलेशन का नाम हो गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्या हो गया? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। जब आप हायर क्लास में कभी जाओगे, बीएससी में फिजिक्स पढ़ोगे, वहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट पढ़ना है, वहाँ पर इसका डिफरेंट टाइप का पढ़ने को मिलेगा। रेडियो सब जो चलता है, हम लोग देखते हैं कि ये भागलपुर रेडियो स्टेशन से रेडियो प्रसारित होता है, वो इसी को फॉलो करता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन उसमें होता है। टीवी में जो होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है। और तीसरा सर शब्द ये फेज मॉड्यूलेशन, मतलब 2 वेव को ओवरलैप कराएंगे, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा, एम्पलीट्यूड नहीं बदलेगा, लेकिन फेज बदल जाएगा, न्यू फेज बन जाएगा। और न्यू फेज बनाने के बाद जब उसको ट्रांसमिट किया जाएगा वहाँ पर, उस मॉड्यूलेशन का नाम हो जाता है फेज मॉड्यूलेशन। सेठ हुआ मत में? फेज मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन कितने प्रकार के होंगे? यही 3 प्रकार से होगा। तो किसमें क्या होता है? तो नाम क्या तो पड़ा? 3 गो नाम। कहाँ से लिए हम? यहाँ से।
इसको कैसे सोचा, जो साइन वेव के जैसा अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन होता है कि नहीं होता है, और इसका इक्वेशन आपने ऐसा देखा था कि नहीं देखा था, तो वहीं से मैं समझाया, उसी को बेस मान लिया, उसी के आधार पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्योंकि जितना भी वेव है सभी सिग्नल को बदलते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल में, इसमें कहीं न कहीं यही वेरिएबल है। और यदि इसको कहो या ईएमएफ कहो, ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस बाय, जल्दी बोलो, वोल्टेज या करंट का गप होगा, है ना। तो चलिए, ये था टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, राइट। अब उसको साथ साथ हम इंडेक्स भी बता देते हैं। मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या आएगा, तब संचार चैनल का बारे में बात करेंगे। ट्रांसमिशन चैनल में 3 प्रकार के होते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। उसमें कोई एक तो आएगा, और उसका पर चर्चा करने में तब हाइट ऑफ एंटीना, रेंज ऑफ एंटीना, कवरेज एरिया ऑफ टावर, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। बड़ी मज़ेदार सब चीज़ है भाई। आइए, मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स, हेलो, आएगा, निश्चित आएगा, 1000% इसको बोलेंगे हम। हाँ ठीक, लगा लिया आप लोग, लगा लिया ना। मॉड्यूलेशन इंडेक्स है क्या सर, राइट, आगे बढ़ूँ, कंसल्टेंट हैं आप लोग। हाँ सर, इस टॉपिक को आप निकाल चुके होंगे। अभी वही बात बोला जा रहा था, ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स में आपको दिखा जा रहा था एम्पलीट्यूड के बारे में बात, कि सर जब मॉड्यूलेशन आप कराते हो ना, तो 2 वेव तो तुम्हारे सामने होगा कि नहीं, 2 सिग्नल होगा कि नहीं। एक सिग्नल होगा रेडियो वेव, और एक होगा जिसको भेजने वाले हैं, उसको क्या कहेंगे। अब सुनिएगा, खाली याद रखने का क्षमता है तो रात याद रखिएगा। हाँ, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को या वेव को, और रेडियो वेव को कहते हैं कैरियर वेव। वही दोनों शब्द में लफड़ा है, बच्चा लोग इसी में उल्टा पुल्टा करता है, एग्जाम में जाके उल्टा पुल्टा लिख देता है, राइट। मॉड्यूलेटिंग वेव, ये जो ऑडियो वीडियो को भेजना है जिसको, उसी को कहते हैं मॉड्यूलेटिंग वेव, और रेडियो वेव को कहेंगे कैरियर वेव। तो मॉड्यूलेटिंग वेव का एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो होगा, और कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा, उसी दोनों को रेशियो को, अनुपात को बोला गया है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। चित्र बना के दिखाते हैं, ऐसे हवा में बात उड़ जाएगा। सर मॉड्यूलेशन इंडेक्स, सर ये बताता है कि, ये शब्द से पता चलता है मॉड्यूलेशन के क्वालिटी को बताता है। ये किसको बताता है, ये मॉड्यूलेशन के क्वालिटी को ये बताता है कि मॉड्यूलेशन कैसा होने वाला है, अच्छा मॉड्यूलेशन, खराब मॉड्यूलेशन। अब इसका क्या मतलब हुआ सर, अच्छा खराब, ये जरा सा पहले सुन लीजिए इसी को। आप लोग जब कोई मोबाइल से सुनते हो, आवाज़ आता है आपके पास, वीडियो आता है, उसको देखते हो, बिना रुके वीडियो चले, बिना कटे आवाज़ सुनाई पड़े, अच्छा क्वालिटी कहलाएगा। मॉड्यूलेशन का क्वालिटी गुड कहलाएगा, बेटर कहलाएगा, बेस्ट कहलाएगा। और आवाज़ कट कट के आए, बैठ खराब मॉड्यूलेशन हो गया वही। तो ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि अच्छा मॉड्यूलेशन के लिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान कितना होता है। 4 गो आंसर में कुछ कुछ लिखा रहेगा, आपको उसका जवाब देना है। सुनाई पड़े बात को, क्वेश्चन दिमाग में गया। तो अच्छा क्वालिटी के लिए, अच्छा क्वालिटी के मॉड्यूलेशन के लिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान कितना। छोड़िए इसको, जैसे हट जाते हैं, इंडेक्स वर्ड कहाँ फिजिक्स में और यूज हुआ था। हाँ, इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा जल्दी बोलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और हिंदी वाला बच्चा पढ़ा था अपवर्तनांक। पूछा कुछ नहीं, पूछेंगे
टेंशन बढ़ जाएगा। अच्छा नहीं, जब इसको तुलना करें तो उसी से तुलना करके हम बताने में, हमको समझाने में सहूलियत होगा। तो अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चलता था ना किस मीडियम में प्रकाश किरण कितना कौन से मुड़ेगा, राइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता था, उसका वैल्यू अधिक है तो अधिक मुड़ता है, कम है तो कम मुड़ता है, यानी पढ़े थे हम लोग। तो वहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा था, अपवर्तन हो रहा था, तो वहां बात सुनते थे। यहां गुरुजी मॉड्यूलेशन हो रहा है, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स की बात हो रही है। तो यदि मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू के अनुसार देखा जाता है तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू 0 होगा तो मॉड्यूलेशन होगा ही। तो वो कैसे होगा कि सर अभी बता रहे, तुरंत फॉर्मूला लिखेंगे, पहले फिगर बनाएंगे, तब उसको क्वालिटी के में बताने में मजा आएगा हमको थोड़ा सा। सर मॉड्यूलेशन इंडेक्स में बताने के लिए पहला बात इसमें जानना है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोलो या वेव बोलो, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट नहीं करेंगे, हाँ थोड़ा सा इंटरेस्ट कर लो ना, न तो मत आओ ना क्लास में। यदि लगता है कि हमारा सा लाइफ का समय बर्बाद हो रहा है तो ललन कुमार को पाप मत चढ़ाओ, अपने रूम में बैठे रहो, समय का सदुपयोग करो, वह पाप ललन कुमार के ऊपर मत चढ़ाओ, क्योंकि मुझे पाप चढ़ाने की अब जरूरत अब नहीं है, जितना पाप लेना था ले लिया। देखिएगा ये थोड़ा मेरा एक्स्ट्रा मेहनत हो रहा है माइंड को कंसेप्ट को क्लियर कराने के लिए। यदि आप इंटरेस्ट लेंगे तो मेरा मेहनत बेकार नहीं जाएगा, नहीं तो सब मेहनत वगैरह पानी पे चला जाएगा। सर ये मॉड्यूलेटिंग वेव सिग्नल हुआ, मतलब जिस वेव को मैं भेजना चाहता हूँ वही है ये मॉड्यूलेटिंग वेव, उसके बारे में फिगर में दिखाया। तो ये जो इसका एम्पलीट्यूड हुआ, ये इसका एम्पलीट्यूड, जल्दी बोलिए। तो एम्पलीट्यूड यदि ये वोल्टेज के आधार पर एक्सप्लेन होता है, किसका, हाँ मॉड्यूलेटिंग वेव का मैक्सिमम वोल्टेज को मैं, ये लाइन बताएगा, इसको कहेंगे ई और लगा देंगे एम। क्या लिखेंगे, ई एम, मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या वेव। ये हुआ सर, ये भी हुआ हमारा ई एम। अब सर दूसरा बात होता है तुम्हारा यहां पर कैरियर वेव। कैरियर वेव बोलो या सिग्नल बोलो, राइट। तो कैरियर वेव या सिग्नल में बात करेंगे तो सर इसका जो होगा ना, थोड़ा सा देखिएगा, बेचारा बड़ा खराब है। फिगर से समझ में आता है, इसका फ्रीक्वेंसी कम हुआ, इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुआ, कम टाइम इंटरवल में ज़्यादा ऑसिलेट करेगा, यहाँ धीरे धीरे करे। आई बात समझ में। तो सर ये कैरियर वेव का जो ये मैक्सिमम वोल्टेज होगा, इसको डिनोट करेंगे ईसी से। कुछ समझ में आ रहा जी, नहीं आ रहा नहीं है। सी का है लिखा, कैरियर वेव है, वोल्टेज को कैसे करेंगे, ई से। वोल्टेज कैसे करेंगे, ई से। तो ये जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है इसको एम ए से डिनोट करेंगे, और ये कहा ई एम और ई सी के अनुपात को ही कहा गया है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ये दोनों को मिलाएंगे, ओवरलैप करेंगे तो एक नया वेव बनेगा कि नहीं। वो नया वेव जो होगा वो कहलाएगा मॉड्यूलेटेड वेव का सिग्नल है। तो मॉड्यूलेटेड वेव होगा वो क्या कहलाएगा, मॉड्यूलेटेड वेव। ये दोनों अलग अलग लिए हैं, तो जब दोनों वेव है तो दोनों का ई एम और ई सी मालूम होगा कि नहीं, मालूम होगा।
पहले से हमको पता चलेगा कि इसको मॉड्यूलेशन होगा कि कैसा मॉड्यूलेशन होगा, बिना मॉड्यूलेशन कराए हम बता सकते हैं। प्रकाश किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, कितना मुड़ेगा, पर ये एक्सपेरिमेंट करने के पहले बता देते हैं। किसके आधार पर? म्यू के आधार पर, कौन फार्मूला से? जल्दी बोल, ले लो कहा सब। विचलन कौन? डेल्टा, यही ना है जी, साइन आई बेटे साइन आर से ले लू सब रे। आया याद कुछ? हाँ सर, की करवा सर, भुला जाच्छे ने। हमरा पढ़ा जमाना बीती गलो, अभी 1 साल जो जमाना बीती गले देखे जो। हाँ, तो यहाँ पर अब क्लियर हुआ कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स शब्द क्या हुआ सर? इससे पता चलता है कि मॉड्यूलेटेड वेव जो बनेगा उसका क्वालिटी कैसा होगा। अब देखना गौर से, उसी लाइन को देख के मैं आगे बढ़ता हूँ। सर रब कर रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा क्वालिटी के बारे में। सर जब EM और EC बराबर हो जाए तो वहाँ पर अनुपात का मान क्या होगा? 1 हो जाएगा सर। अनुपात का मान क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर मॉड्यूलेशन कराने को फायदे न होगा। क्यों कराएंगे? क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड इसका बराबर है, कोई मतलब ही नहीं है उसको। ये हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा। अब देखना गौर से, EM लेस देन EC होगा। EM लेस देन, तो EM बाय EC जो होगा उसका मान 1 से छोटा होगा। इसका मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान 1 से क्या होगा? यहाँ ये छोटा है, देखने से लग रहा है बड़ा है कि नहीं? है कि नहीं? जल्दी बोलो। तो सर इस समय जो मॉड्यूलेशन होगा अच्छा क्वालिटी का मॉड्यूलेशन होगा। तो आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा, अच्छा क्वालिटी नहीं भी लिखे रहेगा कि प्रॉपर मॉड्यूलेशन के लिए, या सिर्फ लिखा रहेगा मॉड्यूलेशन के लिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान कितना होना चाहिए, तो हम लोग को बोलना होगा 0 से बड़ा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। 1 के बराबर नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्टिव में, राइट। और 0 से बड़ा क्यों कहा? -1 भी तो हो जाता, -2 भी तो हो जाता, -3 भी हो जाता ना, नहीं, माइनस का कप्पे नहीं होगा यहाँ। अब कहता है कि सर कभी 0 भी संभावना है। उस 0 को समझाने के लिए फिर हमको एक नया फार्मूला आपको देना पड़ेगा। अभी तत्काल खाली मान लीजिए ऑब्जेक्टिव के लिए कि सर ऐसा भी संभावना है कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान 0 पूछ दे, तो हम कहेंगे मॉड्यूलेशन होगा ही नहीं। मॉड्यूलेशन 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 होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? गौर से देख सर, EM का मान 0 होना पड़ेगा। EM 0 होने का मतलब वेव होगा ही नहीं, सरल रेखा में होगा। तो सरल रेखा में होगा तो वेव होगा। अब वेव नहीं तो मॉड्यूलेशन काय को होगा? काय के लिए कराएंगे हम लोग, राइट। उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए एक नया कंसेप्ट है, तो वो थोड़ा सा अभी दिक्कत है। तो MA 0 हो जाएगा तो कहेंगे मॉड्यूलेशन नॉट पॉसिबल। क्या लिख देंगे? नॉट पॉसिबल। आपको पूछ देगा कि मॉड्यूलेशन नहीं होने के लिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान क्या होना चाहिए? सर आप लोगों ने कभी देखा है लाइफ में कि बात करते करते कभी कभी कट जाता है आवाज? होता है ना? वो क्यों होता होगा सर? वो होने के लिए सर कहा कि ये EM है, ध्यान देना, EM इज ग्रेटर देन EC। EM इज ग्रेटर देन, EM इज ग्रेटर देन, EM इज ग्रेटर देन, EM इज ग्रेटर देन। तो माय डियर बुतरू, EM बाय EC ग्रेटर देन क्या होगा? सर जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है तो वैसा मॉड्यूलेशन डिसकंटिन्यू कहलाता है,
डिस्क्रिएट मॉड्यूलेशन कहलाता है, वही रुक रुक की आवाज आपके पास पहुंचता है, राइट। अब उसी सब चीज को बचाने के लिए आपका जो वहां एम्पलीफायर यूज किया जाता है। क्या चीज? मतलब कैरियर हुए भी बेचारा कमजोर हो जाता है कभी कभी, उसी को बैलेंस करने के लिए एम्पलीफायर चाहिए। क्या चाहिए? ओके, तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले दिन सेम स्टाइल में। हाँ, तो शनिचर ने कल, तो शनिवार का जो रूटीन है वो फॉलो करना चाहिए। और उसके बाद इसमें हाइट ऑफ एंटीना का डिस्कशन, हाइट ऑफ एंटीना का डिस्कशन, उसमें फैक्ट्स क्या है, मॉडर्न क्या है, ये छोटे छोटे बातों का डिस्कशन होगा, राइट। ओके, मिलते हैं।